मैं इस विषय में, क्योंकि ज्ञान का आदान-प्रदान ये कैसे होता है और उसमें कौन से तत्व काम करते हैं, तो इसमें एक छोटी-सी मैं घटना अपने कॉलेज टाइम की बताना चाहता हूँ। तो मैंने आर्य कॉलेज पानीपत से बीए किया था। तो उस समय हमारे कॉलेज में एक अर्थशास्त्र मैंने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स। तो उसमें एक वहाँ पे प्लानिंग फोरम होता था और जिसके अंतर्गत वो पूरे कॉलेज के, और उसमें जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सारे विद्यार्थी होते थे, उन सब का एक टेस्ट होता था। साल में एक बार टेस्ट होता था। तो उसमें वो तैयारी करा करके फिर पूरे कॉलेज का जो फर्स्ट बच्चा थे तो उसको प्राइज़ देते थे। तो जब मैं बीए सेकंड ईयर में था, तो मैं आदत मेरी थी, मैं अखबारों से मैं कटिंग कर निकालता था और उनमें से मेन चीज़ें मैं नोट करता था। और फिर मैंने अपने नोट्स बनाए, कुछ 4-5 पेज मैंने बनाए जिसमें मेन बातें थी उसमें, जो उस एग्ज़ाम में आ सकती थी। तो मैंने वो सब 4-5 फ़ोटोकॉपी करा करके और हमारे क्लास के सारे बच्चों को वो अपने में जो नोट्स थे वो बाँट दिया मैंने। तो कई बच्चों ने कहा, भई आप तो इन सबको बाँट रहे हो तो फिर ये फर्स्ट आ जाएँगे। तो मैंने कहा कि हमारा लक्ष्य ये है कि ज्ञान सबको फैले और सब ज्ञान को प्राप्त करें, सबका ज्ञान बढ़े। तो मैं कहा हमारा कोई फर्स्ट सेकंड लाना कोई लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य ये है कि सारे बच्चों को, सबको ज्ञान हो जाए इन चीज़ों का। नमस्कार। हम यमुनानगर ज़िला के गांव करेड़ा खुर्द स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में हैं और यहाँ हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं श्री रणजीत फुलिया जी। डॉक्टर रणजीत फुलिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस बातचीत में मैं एक छोटा सा परिचय डॉक्टर साहब के बारे में देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब करीब 2004 में इंश्योरेंस कंपनी के ऊंचे पद से सेवानिवृत्त हुए और स्वैच्छिक तौर पे सेवानिवृत्ति ली और फिर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले और सरकारी संस्थानों में बड़े जो कॉलेज आदि इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स, उनके जो विद्यार्थी हैं उनकी अंग्रेजी विषय की जो कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उसको दूर करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया डॉक्टर साहब ने। और ये जगह जगह जा कर के पूरे हरियाणा के अलावा भी अन्य राज्यों में जा कर के ख़ास तौर से सरकारी स्कूलों में जाते हैं, स्वैच्छिक रूप से जाते हैं और वहाँ पे कक्षा लेते हैं। अंग्रेजी विषय की जो बारीकियां हैं, अंग्रेजी विषय के जो आधारभूत बातें हैं वो सिखाते हैं। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी बोलने में की जो शुरुआत होती है वो अपना परिचय देने से होती है। तो अपना परिचय देने में एक तरह से बच्चे इनके कुछ ही समय में महारत हासिल कर लेते हैं और फिर चाहे वो आर्टिकल्स हों, ग्रामर हो, नंबर हो, जेंडर हो और जो बॉडी पार्ट्स हों, वो शुरुआत से एक तरह से नींव जहाँ से उठती है बच्चे की, वो उठाते हैं और विद्यार्थियों के साथ लगातार संपर्क करके स्कूलों में लगातार निरंतर जा करके बच्चों की प्रतिभाओं की पहचान भी करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी अपना योगदान करते हैं। न जाने कितने बच्चे इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद में आज अलग अलग स्थानों पे अपनी प्रतिभा के जरिए देश की सेवा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा का क्षेत्र और इन्होंने स्वैच्छिक रूप से चुना। आज गांव करेड़ा खुर्द की राजकीय उच्च विद्यालय में भी इनका आगमन इसी उद्देश्य से हुआ है। हम इनके आभार भी व्यक्त करते हैं और लोग इनसे प्रेरणा ले पाएँ, इसलिए इनसे एक बातचीत का हमने योजना बनाई। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। हमें एक तो सबसे पहले तो हमें यही बात बताएं कि ये क्या वजह थी, क्या कारण था कि आपने बच्चों की प्रतिभा को निखारने का ये कदम उठाया और अपने आप को एक तरीके से पूरी तौर पे समर्पित कर दिया। मैं आप सबको ये और बताना चाहता हूँ कि न केवल स्वैच्छिक रूप से जाते हैं, आने जाने का
तमाम खर्च भी वहन करते हैं, वहीं बच्चों के कंपटीशंस करवा करके उन्हें पुरस्कार भी देते हैं समय समय पे। जो बच्चे अग्रणी स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करते हैं पुरस्कार दे करके, और अध्यापकों के साथ भी लगातार जीवंत संपर्क बनाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये एक सवाल जो हर एक जो इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनके मन में हो सकता है, तो आप एक बार हमें बताएं कि वो कौन सी प्रेरणा शक्ति है जो इसके पीछे कार्य करती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को हमारी शुभकामनाएं। जैसे अरुण जी ने पूछा है, तो वैसे मेरा बचपन से ही ये लक्ष्य रहता था कि जहाँ भी मैं जाऊँ तो अपने से जो जिनको अपने से कम ज्ञान है या अपने संपर्क वाले संबंध वाले बच्चे हैं या और कोई हैं जिनको भी ज्ञान की ज़रूरत है, तो मैं उन सब से उस ज्ञान को शेयर करता था। और ये मेरी आदत थी, शुरू से स्कूल से भी थी और जब मैं कॉलेज में था वहाँ भी था। तो सब जगह मेरी आदत रही है कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे बच्चों से बांटता था। अब मैं इस विषय में, क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान ये कैसे होता है और उसमें कौन से तत्व काम करते हैं, तो इसमें एक छोटी सी मैं घटना अपने कॉलेज टाइम की बताना चाहता हूँ। तो मैंने आर्य कॉलेज पानीपत से बीए किया था। तो उस समय हमारे कॉलेज में एक अर्थशास्त्र मैंने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स। तो उसमें एक वहाँ पे प्लानिंग फोरम होता था और जिसके अंतर्गत वो पूरे कॉलेज के, और उसमें जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सारे विद्यार्थी होते थे, उन सब का एक टेस्ट होता था, साल में एक बार टेस्ट होता था। तो उसमें वो तैयारी करा करके फिर पूरे कॉलेज का जो फर्स्ट बच्चा थे तो उसको प्राइज़ देते थे। तो जब मैं बीए सेकंड ईयर में था तो मैं आदत मेरी थी, मैं अखबारों से मैं कटिंग निकालता था और उनमें से मेन चीज़ें मैं नोट करता था। और फिर मैंने अपने नोट्स बनाए, कुछ 4-5 पेज मैंने बनाए जिसमें मेन बातें थी उसमें जो उस एग्ज़ाम में आ सकती थी। तो मैंने वो सब 4-5 फ़ोटो कॉपी करा करके और हमारे क्लास के सारे बच्चों को वो अपने में जो नोट्स थे वो बांट दिया मैंने। तो कई बच्चों ने कहा, भाई आप तो इन सब को बांट रहे हो तो फिर ये फर्स्ट आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि हमारा लक्ष्य ये है कि ज्ञान सबको फैले और सब ज्ञान को प्राप्त करें, सबका ज्ञान बढ़े। तो मैं कहा हमारा कोई फर्स्ट सेकंड आना कोई लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य है कि सारे बच्चों को सबको ज्ञान हो जाए इन चीज़ों का, क्योंकि आगे कंपटीशन में और सब बातों में आगे इन्हीं बातों का आगे आता है, प्रेरणा स्रोत रहते हैं ये बातें। तो मैंने सबको बांटा और उसका रिजल्ट ये रहा कि मतलब मैं था बीए सेकंड ईयर में और मेरे साथ बीकॉम के सेकंड ईयर और फाइनल ईयर सारे बच्चे होते थे, बीएससी के बच्चे होते थे, फाइनल ईयर के बच्चे हमारे से सीनियर वो भी थे। तो लेकिन उसका ये रहा कि फर्स्ट मैं ही आया और मेरी क्लास की एक लड़की वो सेकंड आई। तो ये मेरा लक्ष्य ये रहा शुरू में कि ज्ञान को शेयर करना है और उससे डरना नहीं है, या कोई मैं फर्स्ट आ जाऊँ ये वो बात नहीं है। तो हमें दूसरों से शेयर करना में जो खुशी मिलती है वो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये ज्ञान, और उसके बाद फिर मैं ये इस प्रेरणा से मैं आगे बढ़ता रहा। और जैसे मैंने बीए करने के बाद एमए इंग्लिश करने में दिल्ली गया और वहाँ पे दिल्ली में मैं जॉब एमए इंग्लिश करते हुए मैंने जॉब की अप्लाई किया। तो एक कंपनी थी इंडियन एयरलाइंस गवर्नमेंट की, जो विद इन इंडिया वायु सेवाएं प्रदान करती थी। तो वहाँ का टेस्ट था, वहाँ मैंने अप्लाई किया। तो वो टेस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मैंने एज ए ट्रैफिक असिस्टेंट जयपुर में ज्वाइन किया। तो वहाँ मैंने 2 साल काम किया। तो इंडियन एयरलाइन उस समय एक कंपनी थी जो सरकारी कंपनी थी, सरकारी उपक्रम, और जो विद इन इंडिया और आसपास के कंट्रीज जो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इन देशों में अपना जो वायु सेवाएं प्रदान करती थी। और दूसरी कंपनी थी एयर इंडिया, जो विदेशों में जैसे अमेरिका है, रूस है, दूर की सेवाएं हैं, उनको वो एयर इंडिया ऑपरेट करती थी। तो मैं इंडियन एयरलाइंस में था। तो जब मैं 1980 में जो ज्वाइन किया तो उस समय हमारे साथ श्री राजीव गांधी जी पायलट थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके साथ भी हमने काम किया है और जयपुर में वो बहुत बार आते थे और बहुत बार हमें मिलते थे। तो ये प्रेरणा हमारी शुरू से रही है और उसके बाद भी फिर जारी रही है। और जब मैं नौकरी करता था तो नौकरी करते करते मैंने अपने ज्ञान को भी बढ़ाना जारी रखा। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एक कोर्स किया है, ट्रांसलेशन का, अनुवाद का पाठ्यक्रम है। तो ये रेगुलर कोर्स है, इवनिंग में होता है और इसमें एंट्रेंस है, वो भी एक टेस्ट के बाद होता है। तो सिर्फ 50 बच्चों का टेस्ट होता था और 50 बच्चों का सिलेक्शन होता था, फिर उनकी पढ़ाई होती थी और साल के एंड में टेस्ट होता था। तो उसमें मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई जारी रखी और मैंने भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में जर्नलिज्म का कोर्स मैंने किया हुआ है, वहाँ भी मैं टॉपर्स में था। और उसके बाद में भारतीय इंडियन एयरलाइंस को
बाद में मैंने छोड़ के दिया था उसके बाद, और फिर मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में ज्वाइन कर लिया था एज ए ऑफिसर, और वहाँ भी फिर मैं ये सब करते करते भी अपने ज्ञान भी बढ़ाता रहा। ज्ञान का जो संसार है वो न केवल अपना और दूसरों का भी डॉक्टर रणजीत फुलिया समृद्ध करते रहे हैं। ज्ञान की दुनिया में हमें लगता है, जो डॉक्टर साहब ने बात कही है, कि ज्ञान की दुनिया में स्पर्धा का कोई काम उस रूप में नहीं है, जितना कि लगातार इसे बढ़ाते रहना है। ये जो आपने प्रसंग सुनाया डॉक्टर साहब, बहुत प्रेरणादायक है कि आमतौर पे जो देखने में आता है हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, साथ में मिलकर के सीखने से ज़्यादा स्पर्धाओं में चीज़ें उलझ करके रह जाती हैं, और उसमें भी फिर गला काट, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव और इस तरीके की चीज़ें, नकारात्मक तत्व उसके अंदर घुसपैठ करते हैं और ज्ञान को एक तरह से प्रदूषित करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो काम, जो ये आपने इस क्षेत्र को चुना, और एक तरह से शुरुआत से ही आपका ज्ञान के जो क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने और सबको आगे ले जाने का ये जो आपकी भावना रही है, आपके जो संकल्प रहे हैं और आपके जो कार्य रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण हैं हम सब अध्यापकों के लिए भी, हम पूरे समाज के लिए भी। अब मैं अंग्रेजी की तरफ आता हूँ। अंग्रेजी को प्रायः ही, चूँकि हमारा परिवेश अंग्रेजी का नहीं है, तो अंग्रेजी को कठिन विषय के तौर पे देखा जाता है और दिखाया जाता है। ये स्कूलों में भी संभवतः है इसी तरह की परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ा जाता है। तो आप जिस तरह से बच्चों में काम करते हैं, हमें बताइए कि ये क्या मसला क्या है, कि आखिर क्यों किसी विषय को, ठीक है कि परिवेश हमारा अंग्रेज़ी का नहीं है, तो भी क्या इतना मुश्किल बना दिया जाना या बन जाना विद्यार्थियों की दृष्टि से भी और अध्यापकों की दृष्टि से भी, क्या ये उचित है, और किसी भी विषय के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए सीखने को लेकर के? ये अरुण जी, ये आपके बहुत वाजिब और सार्थक प्रश्न हैं, और आपका चिंतन बिल्कुल सही दिशा में है। तो हमें इस पर सोचना भी चाहिए और विचार करके इसका निष्कर्ष निकाल कर, और इसके लिए हमें इसका समाधान भी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जहाँ तक मेरे अंग्रेजी में बच्चों को गाइड करने का सवाल है, मैं जब क्लास में जाता हूँ तो मैं बच्चों को बच्चों को एक बार जांच करता हूँ कि बच्चों को बेसिक ज्ञान कहाँ तक है, और जब हमें मालूम पड़ जाता है कि बेसिक ज्ञान कितना है, तो फिर हम उसको आगे चल पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मैं शुरू करता हूँ अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी से। तो बच्चों को अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का कितना ज्ञान है, कुछ वर्ड्स उनको आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ और बच्चे जवाब देते हैं, तो मुझे मालूम पड़ता है कि ये कितना स्तर इनका है। तो फिर मैं उनको प्रेरित करता हूँ, क्योंकि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे बिल्कुल 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, और इनको याद करना सबसे आसान हो सकता है। तो मैं उन हिंदी शब्दों की अंग्रेजी उनका मीनिंग बताता हूँ, और उनकी स्पेलिंग फिर याद करने की विधि बच्चों को बताता हूँ, तो उससे बच्चे आराम से सीख सकते हैं। तो 1-2 बार जब करते हैं ऐसे, फिर बाद में अध्यापक भी रिवाइज करवाते हैं, तो फिर बच्चे पार्ट्स ऑफ बॉडी को आराम से याद कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगली बात आती है अपना परिचय देना। तो अपना परिचय देना सबके लिए महत्वपूर्ण है, और हम जब भी किसी साक्षात्कार में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, या कभी लिखना पड़ता है, तो अपने बारे में सही शब्दों में व्याकरण की दृष्टि से भी सही हो और अपना तथ्यात्मक भी सही हो, तो वो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। तो ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो ये बच्चों को हम उनको सिखाते हैं कि कैसे लैंग्वेज उसको ठीक किया जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपने जैसे कहेंगे मेरे पिताजी का नाम, तो बहुत जगह देखते हैं बोलेंगे माई फादर नेम, माई मदर नेम, माई ब्रदर नेम। तो सबसे पहले उसको व्याकरण की ये अशुद्धि बताते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम। ये सारे बच्चे गलत करते हैं, तो इसको एक चीज़ को सिखा दिया आपने। उसके बाद उनको फिर नंबर और जेंडर की भी बात आती है, एक वचन और बहुवचन को कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहना है कि मेरे प्रिय विषय अंग्रेजी और गणित हैं, तो बच्चे बोलेंगे माई फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी। तो उनको व्याकरण की शुद्धि करके माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, एक है सब्जेक्ट, ज़्यादा होंगे तो सब्जेक्ट्स, माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो हमने बता दिया, ज़्यादा हैं तो सब्जेक्ट्स हैं, एक है तो सब्जेक्ट है। हमने माई सेल्फ करते हुए ना, अपने आप बारे में बताते हुए
परिचित, हमने उसको एक वचन बहुवचन भी बता दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसी में अपना माई सेल्फ को जो परिचय दे रहे हैं अपने आप का, तो उसमें हम जैसे कहेंगे मेरे पिताजी का नाम रमेश कुमार है, माई फादर्स नेम इज रमेश कुमार। अब इसके हमने अगला वाक्य क्या है, वह एक दुकानदार हैं, ही इज़ ए शॉपकीपर। तो फिर उनको बताएंगे कि ही क्या है, ये प्रोनाउन है। तो इसमें हमने ग्रामर का भी पोर्शन उसमें कवर कर लिया। तो माई फादर्स नेम इज़ रमेश कुमार, ही इज़ ए ड्राइवर, ही इज़ ए टीचर। तो हमने इसको फिर ही और सी ये नाउन या प्रोनाउन, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ किया हमने, तो ये उनको थोड़ा ज्ञान वो भी दे देते हैं। उसके बाद फिर आगे बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं क्या बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम, जो भी है आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर, ए डॉक्टर। और यदि हम उनको बच्चों को फिर आर्टिकल्स भी सिखाते हैं, जैसे कहेंगे इंजीनियर बनना है, तो उसमें क्या आएगा, वावल है, तो आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। कोई बच्चा IAS बनना चाहता है, उसको बताएंगे आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, क्योंकि आई वावल है। तो जहाँ वावल आएगा वहाँ पर एन लगा दिया। तो हमने इसको साथ अपना परिचय भी दिया, उसके बाद ग्रामर के भी आर्टिकल्स का परिचय भी दे दिया। तो इस तरह से कई चीज़ों को लेकर के बच्चे उसको अपने आप को परिचय देते देते आधी बातें सीख जाते हैं। तो ऐसे हम आगे चल करके बच्चों को रिलेट करके चीज़ों से और आगे से बढ़ा दे जाते हैं। सही कहा आपने डॉक्टर साहब के कोई भी विषय है वो मुश्किल नहीं है, यदि आधारभूत जो उसकी चीज़ें हैं और जो बच्चे के जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं वहाँ से शुरुआत की जाए, और ये कि बच्चे का स्तर क्या है, स्तर से आप लेते हैं, उसी स्तर से फिर शुरुआत करते हैं और बच्चे में एक आत्मविश्वास विकसित होता है और डर छूमंतर होने लगता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जो ही बच्चा एक तरह से अपना परिचय अंग्रेज़ी में देना शुरू करता है, तो फिर और ख़ास तौर से जब वो मंच पे आकर के विद्यालय में या विद्यालय की कक्षा के अंदर या किसी सभा में वो अपना परिचय देता है, तो फिर उसके अंदर और ज़्यादा आत्मविश्वास आता है, वो बोलने लगता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने डॉक्टर साहब। हमें और किसी भी विषय से संबंधित और अंग्रेजी से संबंधित भी खौफ, कहीं भी जब डर आ गया तो डर के बाद शिक्षा का जो काम है वो बहुत दूभर हो जाता है। डर दूर होते ही ये काम आगे बढ़ने लगता है। तो डॉक्टर साहब हमें आपने बच्चों में आप काम करते हैं, तो बच्चों के लिए भी आपने महत्वपूर्ण बात कही है। टीचर्स के लिए ख़ास तौर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप बच्चों में काम करते हैं, तो टीचर्स के प्रति भी आपका एक जो दृष्टिकोण है और उनको मार्गदर्शन करने की जो ज़रूरतें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम टीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए शिक्षण करते हुए। अरुण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अध्यापक क्योंकि बच्चों के भविष्य निर्माता हैं, और जब वो विद्यालय में हैं तो विद्यार्थी उनके पास आकर के बहुत कुछ सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, और जैसा अध्यापक सिखाते हैं वैसा ही बच्चा बन जाते हैं। तो हम सब अध्यापकों को बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो आजकल क्या है, अभी जो पीछे लगभग 2 साल से कोरोना के कारण काफ़ी स्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, जिससे बच्चों का ज्ञान काफ़ी स्तर तक नीचे चला गया है। तो हमारा अध्यापकों का कर्तव्य क्या है कि हम थोड़ा सा जो चीज़ें भूल गए हैं बच्चे, उनको बार बार दोहराएं, उनको रिवाइज करवाएं। जैसे मैंने अंग्रेजी में कहा, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में भी हैं। जैसे अंग्रेजी में है, आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी बच्चों को करा दो। यदि किसी को नहीं पता है तो वहाँ पर एक चार्ट लगाकर भी लग सकता है। कई स्कूलों में तो चार्ट ये लगवाए हुए हैं, और कई स्कूलों में अब कहीं पे नहीं पे वहाँ पे आप करवा सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के ये चार्ट बना कर लगवा दें, बच्चे उसको देख करके फिर याद कर सकते हैं। लेकिन उनसे पूछना ज़रूरी है, और उनसे पूछने की आदत डालें, और बच्चों से आपस में डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, एक दूसरे से पूछने, सुनने और सुनाने, ज्ञान बांटने की परंपरा यदि आप उनको विकसित कर देंगे तो बच्चे खुद अपना आधा काम कर लेंगे। तो हमें ज़रूरी है इस बात को कि बच्चों को प्रेरित करें हम, कि वो ज्ञान को आगे बढ़ाएं, ज्ञान को ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटें। तो जितना हम ये कर पाएंगे उतना ही जल्दी हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा, और जो ये विकट स्थितियाँ हैं इनसे हम पार पा सकेंगे। और उसके साथ साथ जैसे अंग्रेजी की बात है, तो अंग्रेजी में एक है नंबर और जेंडर, एक वचन बहुवचन, ये भी बच्चों को आने चाहिए, क्योंकि हर जगह ये आगे बड़ी क्लासों में भी काम आते हैं। तो इनको एक वचन, चेंज ऑफ नंबर, चेंज ऑफ जेंडर, ये भी बच्चों को आने चाहिए।
ये मैंने एक पेज पे बना रखे हैं दोनों। ये मैं आप सबको जो संबंध में आएंगे संपर्क में उनको मैं भेज दूंगा। और उसी की तरह एक ही पेज पे मैंने एक जो बच्चों को स्पेलिंग गलत लिखते हैं, कई मेन हिंदी के और इंग्लिश के शब्द हैं जो हिंदी भी गलत लिखते हैं बच्चे, इंग्लिश भी गलत लिखते हैं, तो स्पेलिंग भी गलत है और उसके बाद उसको उच्चारण भी गलत होता है। तो मैंने एक 100 वर्ड की लिस्ट बनाई है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्द हैं। तो और वो शब्द ऐसे हैं जिनको मैंने अपने 600 स्कूलों में विजिट कर करके उसके बाद फिर मैंने जहाँ पर बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं उन शब्दों को लिया है और उनकी हिंदी इंग्लिश की एक लिस्ट है, वो 100 वर्ड्स की, वो मैंने तैयार कर रखी है। वो मैं अभी सब उनको देता हूँ, भेज देता हूँ। उनको याद करने से बच्चों को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हमारी हैं जो जितना हम बच्चों को रिवाइज करवाएंगे, जो टीचर्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अपना समय स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को ऊपर बिताएं और उनको ये बेसिक चीज़ों को रिवाइज करवाएं। तो यदि आपने बेसिक चीज़ें करवा दी उनको, तो उसके बाद फिर आप टेंस करवा सकते हैं। टेंस आने के बाद बच्चों को फिर अपने आप एक्सप्रेस करना आ सकता है और बच्चे अपने प्रश्नों के उत्तर खुद करने शुरू कर देंगे। तो हमें थोड़ा सा बच्चों के ऊपर ध्यान देना है, तो बच्चे फिर अपना हमारा नाम रोशन करते हैं। सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि जो अध्यापक है वो शिक्षा की पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण किरदार है। विद्यार्थी लक्ष्य है, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, और टीचर महत्वपूर्ण एक शक्ति है। टीचर की प्रेरणा, टीचर के द्वारा किए गए कार्य वो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। और आपने ये भी सही कहा कि कोरोना ने एक स्थिति पैदा की है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद विद्यार्थियों का आना शुरू हुआ है और आगे बढ़ रहा है। तो खैर, लेकिन जो बुनियादी बातें थी, लिखना, पढ़ना, ये और जो कुछ आदतें इस तरीके की पड़ी हैं, जिन आदतों के कारण भी एक व्यवधान शिक्षा में पड़ा है। तो ये आदतें, मोबाइल का इस्तेमाल, अत्यधिक इस्तेमाल। मोबाइल एक साधन है और इस साधन का इस्तेमाल साधन की तरह से किया जाए तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट मिल करके एक ऐसी स्थिति इसने निर्मित की है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं कि जो आदतें हैं, आदतों का निर्माण जिस तरीके का हुआ है, कोरोना ने एक बच्चों में बहुत सारे उसमें ये रिसर्च के अंदर भी, शोध में भी ये पाया गया है। हाँ जी। तो विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए कि वो किस तरह से इन चीज़ों से निकल करके अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, इसके लिए आप प्रेरणादायी शब्द अपने ज़रूर कहें। हाँ, ये अरुण जी, ये सही बात है कि जो मोबाइल है, ये और दो नेट सेवाएं दूसरी हैं, उनसे विद्यार्थियों का ध्यान तो बटा है ज़रूर, लेकिन उसमें भी कमी हमें क्या रहेगी कि हम एक तो अपने विद्यार्थियों के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनको हम थोड़ा प्रेरित करें और उनको भी थोड़ा ध्यान देने के लिए कहें कि बच्चों के ऊपर ध्यान दें वो। और जितना वो बच्चों को ध्यान देंगे, उनको गाइड करेंगे, प्यार से समझाएंगे, तो बच्चे मेरे ख्याल में वो समझ जाएंगे उसको। और एक हमने क्या करना है कि जो हम बच्चों को रोचक चीज़ें, रोचक जानकारी और रोचक जो एक्टिविटी हैं, कार्यकलाप हैं, क्रियाविधि हैं, तो वो हमें बच्चों को यदि देते रहेंगे तो बच्चे फिर गलत तरफ नहीं जाएंगे। तो अब जैसे मैं मेरे संपर्क में पूरे भारत के बहुत से बच्चे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक हैं, और वो खासकर मैं जैसे अंग्रेजी ग्रामर के साथ साथ बोलचाल के ऊपर भी ध्यान देता हूँ और बच्चों को इंग्लिश बोलचाल भी सिखाता हूँ। तो इस तरह से मेरे साथ पूरे भारत के बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं और छोटी क्लास से लेकर के 2nd क्लास से, 3rd क्लास से और 12वीं कॉलेज तक के बच्चे हैं। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो पूरा ध्यान से अपना काम करते हैं और अपना समय का सदुपयोग करते हैं और अपनी टैलेंट का, अपने गुणों का, शक्तियों का विकास करते हैं और उसको रचनात्मक काम में लगाते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो उनके आप वीडियो देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 2री क्लास का बच्चा, 1ली क्लास का बच्चा, 3री क्लास का बच्चा ऐसा बढ़िया बोलता है, इंग्लिश बोलता है, बिल्कुल सही बोलता है। तो यदि हम युवाओं की और विद्यार्थियों की शक्तियों को रचनात्मक तरफ लगाने का थोड़ा अभ्यास करवा दें, थोड़ी उनको प्रेरणा दे दें, तो वो मेरे ख्याल में ये समस्या उससे दूर हो सकती है। और मेरे साथ जो जुड़े हुए काफ़ी बच्चे हैं, वो मैंने उनका ऊपर अब थोड़ा रिसर्च किया है, खोज की है, तो वो बच्चे सारे अच्छी तरफ चल रहे हैं और उनमें से काफ़ी बच्चे अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं।
तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको पॉजिटिव तरफ ले जाएं, रचनात्मक चीज़ों में ले जाएं, तो हम फिर आगे इस तरह के नेगेटिव पॉसिबिलिटीज फिर कम हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। ये जो जानकारियाँ, एक तो डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला जा रहा है। दूसरा जो डॉक्टर साहब ने जो शब्दों की एक सूची बनाई है और कुछ महत्वपूर्ण इंग्लिश सीखने के लिए जो डाली हैं, वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं ताकि आप उस सब का इस्तेमाल कर पाएँ। और हम पूरे स्कूल के स्टाफ की तरफ से डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया और फिर इस बातचीत से ये जो संदेश है, शिक्षा का संदेश, ये जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बातचीत की आपने। आप सभी इस बातचीत को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि ये जो संदेश है, ये जो कार्य है, शिक्षा के अंदर स्वैच्छिकता, शिक्षा के अंदर जो समर्पण है, शिक्षा के अंदर लगन की एक मिसाल हैं डॉक्टर रणजीत फूलिया जी, जो स्वैच्छिक तौर पे ये काम करते हैं। तो आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। और सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि आप सभी थोड़ा लगन से और मेहनत से काम करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत।